नाजरीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हम आपको बता दें, ये हमारा प्रोग्राम ख़ास कर बीमारियों के सिलसिले से है कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको पिछले एपिसोड्स में बताया कि आखिर पेट की बीमारी के क्या कारण है, और साथ ही साथ हमने आपकी मुलाकात हार्ट स्पेशलिस्ट से भी करवाई। तो आइए आज इस्तकबाल करते हैं एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी का, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और साथ ही साथ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन के। और हम आपको ये भी बता दें कि आप एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली और एक्स डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई, और साथ ही साथ आप रह चुके हैं एक्स डायरेक्टर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन KGMU के। आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं और आपने बहुत ही अच्छे काम अंजाम दिए हैं, जिसके ज़रिए आज लोगों में जागरूकता पैदा हुई और किस तरीके से बीमारी से, यानी क्या करें जिससे हम बीमारी से बचें, इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने मुसलसल टीवी चैनल्स के ज़रिए लोगों को बताया है। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे ख़ासकर अस्थमा के सिलसिले से कि जिस तरीके से आज तरह तरह की बीमारियां हैं, तो उसी में अस्थमा भी एक ज़बरदस्त बीमारी के रूप में हमारे सामने है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाजरीन को, हमारे ऑडियंस व्यूवर्स को ये बताएं कि अस्थमा कहते किसे हैं? देखिए, अस्थमा की बीमारी बहुत पुरानी है जी। और अस्थमा पहले लोग ये समझते थे कि सांस का अटैक पड़ता है जी, तो उसको हम अस्थमा कह देते हैं जी। उसी हिसाब से पहले उसका इलाज भी होता था जी। लेकिन पिछले 20-25 सालों में जी। जितने भी अनुसंधान हुए हैं जी। उसमें पाया गया है कि अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जी। जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक, जो ब्रांकियल ट्यूब्स हैं जिससे हम सांस लेते हैं, उसके अंदर एक तरह का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है जी। और ये इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता है। और जब कभी कोई चीज़, कोई एलर्जी या कोई ऐसा कारक तत्व सामने आता है तो उसको जो है सांस का अटैक पड़ जाता है। जी। तो अस्थमा एक तरह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जी। जो कि ब्रांकियल ट्यूब्स को अफेक्ट करता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि अस्थमा आखिर किसे कहते हैं। आइए एक दूसरा सवाल रखते हैं डॉक्टर साहब के सामने। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे अस्थमा होने के और क्या क्या लक्षण या कारण हो सकते हैं? देखिए, अस्थमा की बीमारी ऐसी है जो बचपन से शुरू होती है जी, क्योंकि एक तरह से ये हेरिडिटरी बीमारी है। जी। मतलब एक ऐसा नहीं है किसी आदमी से दूसरे को लगता है, ये ब्लड जीन से चलता है। जी। तो जो भी बीमारियां जो हेरिडिटरी किस्म की होती हैं वो बचपन से शुरू होती हैं। अच्छा। पहली तो बात यह है कि जो भी तकलीफ होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली एज से शुरू होता है। जी। अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो अक्सर बचपन से शुरू होते हैं। जी। लोगों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है, छींकें आती हैं, नाक बह सकती है, सांस फूलने लगती है और खांसी, परसिस्टेंट खांसी बनी रहती है। जी। तो इसको, जिससे कि हम बाद में अस्थमा ऐसे मरीजों में डायग्नोस करते हैं। अच्छा। वैसे अस्थमा तो बचपन से ही शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको बचपन से ही। बहुत लोगों का अस्थमा 40-45 साल के बाद के उम्र में भी शुरू हो सकता है। अच्छा। जिसे हम लोग अस्थमा, क्रॉनिक अस्थमा कहते हैं, जिसे हम लोग अस्थमा इन लेट एज कहते हैं, अस्थमा इन एल्डरली। कभी कभी अस्थमा रेयरली 60-65 साल की उम्र में भी जाके शुरू होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है अस्थमा शुरू होने की उम्र है वो है बचपन से, अर्ली एज में शुरू होता है। जी। डॉक्टर साहब, अस्थमा को कोई एक शिनाख्त होती है, एक पहचान होती है, तो हम अस्थमा को कैसे पहचानें और हम कैसे जानें कि अब हम अस्थमा के पेशेंट हो रहे हैं? देखिए, अस्थमा को जैसे मैंने बताया कि जो सिम्टम्स होते हैं अस्थमा वालों को, कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं, साहब मुझे बार बार खांसी आ रही है, खांसी मेरी ख़त्म नहीं हो रही है, मेरी सांस फूलने लगती है बीच बीच में। और अस्थमा कभी कभी सीजनल होता है, जैसे पर्टिकुलर सीजन में शुरू हुआ, खासकर जब मौसम बदलता है, जैसे होली और दिवाली के आसपास, उन दिनों में छींकें आने शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता, आँख से भी पानी आना शुरू हो जाता है और खांसी आती है, और खांसी आने के बाद सांस फूलता है। अगर ये सब सिम्टम किसी को हैं तो खासकर उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए,
खासकर चेस्ट फिजिशियन को, और फिर वहाँ पे अस्थमा की डायग्नोसिस। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको ऐसा नहीं कि हर किसी को खांसी आ रही है, हर किसी को जिसकी सांस फूल रही है उसको अस्थमा ही हो सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसके अंदर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए इसका निदान कराना बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, कुछ जहन में सवाल और आते हैं अलग से कि ये धुआं जो होता है आजकल, जो पॉल्यूशन है ख़ासकर, अक्सर देखा है कि सिगरेट पीने वाला तो वो मौज से सिगरेट पीता है, लेकिन वो जो धुएं का असर है सामने वाले की सेहत पर भी पड़ता है। तो क्या इस तरह के धुएं से भी अस्थमा होने का खतरा है? नहीं, ऐसा होता है। अस्थमा का जो कारण है वो मेन कारण एलर्जी होती है। अच्छा। तो एक बार जब एलर्जी की वजह से, अब एलर्जी बहुत से कारणों से हो सकती है। एलर्जी धूल की भी हो जाती है, एलर्जी पॉलन से, ये फूल पौधों के जो पराग कण हैं उससे हो जाती है, एलर्जी आपके एनिमल से भी हो जाती है। जैसे अगर जानवर पले हैं तो उनसे जो धूल निकलता है उनके स्किन से, उससे भी एलर्जी हो जाती है। घर के अंदर मॉस्किटोज होते हैं, घर के अंदर जो आपका ये जो कॉकरोच होता है, ये काफ़ी लोगों को ये एलर्जी का कारण हो सकता है। तो मेनली चूँकि एलर्जी बहुत हर चीज़ों से हो सकती है, तो एलर्जी के अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिससे ये हो सकता है। जैसे आपने कहा पोल्यूशन की बात करी, तो पोल्यूशन में भी जैसे दो तरह के पोल्यूशन होते हैं आजकल। एक तो आउटडोर पोल्यूशन, जैसे आपने कहा ना बाहर धुआं निकल रहा है, तो जिसको ये बीमारी पहले से होगी तो वो अगर धुएं के सामने जाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है। एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ अस्थमा इसमें ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा। एक दूसरा जो है वो पोल्यूशन आजकल इंडोर एयर पोल्यूशन है। इंडोर एयर पोल्यूशन मतलब जो घर के अंदर जो पोल्यूशन, जैसे खासकर जैसे पैसिव, आपने कहा ना दूसरा आदमी घर के अंदर लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो पैसिव स्मोकिंग, जो बगल में बैठा है उसको भी धुएं का नुकसान होता है। और जो गांव के अंदर जो खाना जो चूल्हे पर पकाया जाता है, जिसमें लकड़ी, कंडा और कोयले का ईंधन जैसे इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी जो धुआं निकलता है वो भी बहुत हानिकारक होता है और अस्थमा के रोगियों को भी हानिकारक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिम्टम्स हैं अस्थमा होने के, तो डॉक्टर साहब हाउ अस्थमा इज़ डायग्नोज्ड, मतलब हम कैसे इसका इलाज करें? देखिए, जब मरीज इस तरह का तकलीफ लेके आता है, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि हर जिसको खांसी आ रही है, हर आदमी व्यक्ति जिसकी सांस फूल रही है, सबको अस्थमा ही होगा। अस्थमा जैसी बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे एक बीमारी COPD जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, जो कि मेनली स्मोकिंग की वजह से होता है, उसमें भी सांस फूलती है। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ तो लेट स्टेज में होती है, जैसे मैंने कहा अस्थमा बचपन में होती है। COPD जब 20-25 साल आदमी बीड़ी या सिगरेट का सेवन कर लेता है, उसके बाद उस 35-40 साल की उम्र में उसको खांसी बलगम पहले आता है और फिर सांस फूलना शुरू होता है। तो कहने का मतलब जब हमारे पास आता है तो हम लोग उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उससे सारी चीज़ें डिटेल में पूछी जाती है, और जब हम सस्पेक्ट कर लेते हैं यस कि ये अस्थमा हो सकता है, तो फिर हमें एक टेस्ट होता है जिसे हम स्पायरोमीट्री कहते हैं। अच्छा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं साधारण भाषा में, कि हम फेफड़े की शक्ति को उस मशीन से नापते हैं। अच्छा। और उस मशीन के जरिए हमें पता लगने लगता है कि इस आदमी को अस्थमा है, जिसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हम पता लगाते हैं। और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा ना, ये अस्थमा एपिसोडिक होता है, बीच में ठीक हो जाएगा, फिर अटैक पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, फिर अटैक पड़ेगा। तो ये उस मशीन में भी ये सब चीज़ें दर्शाती हैं। अच्छा। हम दो बार वो मशीन की जांच करते हैं। एक जो है शुरू में करते हैं, फिर हम दवा देते हैं, इनहेल फॉर्म में कुछ दवाएं देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर जिसे कहते हैं, और फिर हम 20 मिनट बाद उस टेस्ट को रिपीट करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिवर्सिबल टाइप का है, मतलब उसमें चेंज हो रहा है। जब 200 ml से ज़्यादा चेंज होता है तो हम लोग कहने लगते हैं ये रिवर्सिबल एयरवे डिजीज़ है। और रिवर्सिबल एयरवे डिजीज़ अगर पल्मोनरी फंक्शन में आ रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा वो ब्रांकियल अस्थमा के साथ ही चलता है। अच्छा, तो ये कंफर्म हम लोग कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्थमा जब बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है और एक तरीके से देखा जाए जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा असर करने लगती है बॉडी पे, तो लोग इन्हेलर का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन्हेलर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, डरते हैं। तो आपकी क्या राय है इस सिलसिले से? देखिए, ऐसा ना कि अब अस्थमा के ट्रीटमेंट तो पहले भी देखिए, अस्थमा का ट्रीटमेंट तीन तरह से दी जा सकती है। या तो सुइयों के बदले, बहुत आपने सुना होगा कि अस्थमा का अटैक पड़ा, हॉस्पिटल में गए, सुइयाँ लगा दी गई आपको।
दूसरा, उन्हीं सुइयों का गोली के रूप में सेवन कर सकते हैं। और तीसरा, जैसा आपने जिसका नाम लिया इन्हेलर थेरेपी, ये इन्हेलर थेरेपी पिछले 20-25 सालों से आया है। अच्छा। और लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं कि शायद इन्हेलर थेरेपी अगर हम ले लेंगे तो शायद ये सांस की, अस्थमा की आखिरी दवा है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी भ्रांति है। क्या होता है कि जो सुइयां और जो गोलियां आप जो खाते हैं सांस के अटैक रोकने के लिए, तो उसको वही चीज़ अब इन्हेलर थेरेपी में आ गई है। अच्छा। तो लेकिन जो सुई है वो मिलीग्राम्स में जाती है, गोलियां भी 200, 400, 500 मिलीग्राम्स में जाती हैं। और ये जो वही दवाएं इनहेल्ड फॉर्म में जब आ गई तो वो माइक्रोग्राम्स में हो जाती है। यानी दवा की मात्रा इनहेल थेरेपी के अंदर बहुत कम जाती है, पहला फायदा। अच्छा, दवा जब कम जाएगी तो फिर क्या होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। बिल्कुल। दवा जितना आप डोज लोगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, जो जब आप सुई या गोली खाते हैं तो वो आपके ब्लड में जाता है पहले, और ब्लड से सारे शरीर में चक्कर लगाता है, और तब जाके वो दवा फेफड़े में पहुंचती है। तो इसके मतलब इसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस, जो ओरल और इंजेक्टेबल फॉर्म में जो दवाएं देते हैं उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होता है, क्योंकि शरीर के हर अंग को जा कर के पहुँचता है, तब जाके फेफड़े में पहुँचता है। जो इनहेल्ड थेरेपी है, आपने देखा होगा, वो सीधा दवा फेफड़े में जाती है। अच्छा। दवा सीधे फेफड़े में जाती है। वो शरीर के उसका एब्जॉर्प्शन, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत इतना कम होता है कि उसका तो दो फायदे इनहेल थेरेपी के हुए। एक तो डोज कम गई, डोज डायरेक्टली जहाँ बीमारी है वहाँ गई, तो फायदा ज़्यादा करता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो ये एक भ्रांति है, इस भ्रांति को हम लोग पिछले 20-25 सालों से दूर कर रहे हैं कि इन्हेलर से इंसान को डरना नहीं चाहिए। ये एक तरह से ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। जैसे सुई लगती थी, गोली खाई जाती थी, अब ये मॉडर्न साइंस ने एक बहुत अच्छी ड्रग डिलीवरी सिस्टम दे दी, जिससे कि दवा, मैंने बता चुका हूँ कि दवा कम जाती है, दवा का फ़ायदा ज़्यादा होता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, अस्थमा में ख़ासकर जो डाइट होती है, खान पान होता है, वो किस तरह का लेना चाहिए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि अस्थमा में डाइट को लेके बहुत भ्रांतियां हैं। जी। अस्थमा में हम लोग जो कह रहे हैं पिछले 25-30 सालों से कि अस्थमा का मरीज जैसे नॉर्मल तरीके से इंसान रहता है उस तरह रह सकता है, उस तरह खाना खा सकता है, बस 2-3 चीज़ों का प्रिकॉशन हम लोग बताते हैं। जी। जैसे एक होती है फूड एलर्जी। अच्छा। अगर किसी को किसी खाने के पदार्थ से उसको एलर्जी है, जी। अब फूड एलर्जी के बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं। हम लोगों ने स्टडी करके देखी कि अगर मरीज से पूछो कि कौन कौन से खाने से आपको तकलीफ बढ़ जाती है, तो वो लगभग 60% रोगी बताते हैं कि हमें कुछ न कुछ खाने से हमारा रोग बढ़ जाता है। लेकिन जब उसको हम लोगों ने टेस्ट करके देखा, बहुत मुश्किल होता है फूड एलर्जी का टेस्ट करना, जब टेस्ट करके पूरे संसार में देखा गया तो मालूम पाया गया कि फूड से एलर्जी सिर्फ 3 से 5% लोगों को होती है। अच्छा। 60% लोग तो परसीव करते हैं, उनको महसूस होता है मेरे को इस खाने से एलर्जी है, लेकिन जब उसका असली टेस्ट किया गया, पता लगाया गया कि रियली इनको फूड की एलर्जी है कि नहीं है, तो लगभग 3 से 5% लोगों को, तो वो जो 3 से 5% रोगी होंगे जिसमें जिस फूड से एलर्जी होगी, तो नेचुरली वो फूड उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेट, वो फूड उनके लिए मना करते हैं। अदरवाइज हम 25-30 सालों से मैं स्वयं अस्थमा का इलाज कर रहा हूँ। मेरे लगभग सारे मरीज नॉर्मल तरह का खाना खाते हैं, बस 1-2 चीज़ों का हम लोग मना करते हैं। भाई सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसकी दवा कर लीजिए, सर्दी जुकाम के दिनों में आप बहुत कोल्ड ड्रिंक्स मत लीजिए। लेकिन हमने तो देखा है बहुत से मरीज इतने दुबले हो जाते हैं क्योंकि मालूम पड़ा कोई खाना ही नहीं खा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं अस्थमा के रोगी को दूध नहीं पीना चाहिए। फिर वही बात है, अगर मिल्क की एलर्जी है किसी को तब तो वो दूध न पिए, अच्छी बात है। लेकिन हर अस्थमा के रोगी को हम लोग बिल्कुल मना नहीं करते हैं कि आप दूध नहीं पिएं, जब तक कि अगर किसी को मिल्क की एलर्जी ना हो।
तो कहने का मतलब डाइट को लेके बहुत भ्रांति है। और डाइट हमारा अपना मानना है, अगर किसी चीज़ से एलर्जी का सही में पता लग गया, परसीव नहीं, मरीज तो सोचता है हमको बहुत सी चीज़ों से एलर्जी है, उसका डॉक्टर से बात करके टेस्ट करके पता लगा लिया जाता है कि फूड एलर्जी आपको है। अगर फूड एलर्जी है वही चीज़ें हम लोग डाइट में मना करते हैं। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ से नहीं एलर्जी है तो हम तो ये कहते हैं अपना नॉर्मल खाना खाना चाहिए, खाना ठीक से खाना चाहिए, बस थोड़ी सी बचत। कभी कभी हम कहते हैं ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा आइसक्रीम, वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल। बहुत से बच्चे आते हैं बहुत परेशान हैं, माँ बाप ने उनकी बिल्कुल टोटल बंद कर रखा है, तो ऐसा भी नहीं है कि टोटल। देखिए खाना तो इंसान को जिंदा रहने के लिए, ठीक से स्वस्थ रहने के लिए खाना तो ठीक से ही खाना पड़ेगा। इसलिए इस तरह की भ्रांतियाँ बहुत हैं। बहुत से लोग बहुत चीज़ें छोड़ के आते हैं, लेकिन फिर उनको हम लोग धीरे धीरे कहते हैं नहीं आप खाइए, आप डरिए नहीं, मेन मुद्दा है आप दवा खाइए। लोग क्या लोग कोशिश ये कर रहे हैं शायद हमारा खाने पीने से ही रोग सही हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। खाना नॉर्मल रखिए, अगर डॉक्टर कोई चीज़ का मनाही करता उसको ज़रूर मत खाइए। मेन मुद्दा है लोग दवा छोड़ के करते हैं जी। तो दवा, अब जैसे मैंने बताया कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है और इसकी दवाई रेगुलर चलनी चाहिए। अब दवा में भी देखिए दो तरह की बातें हैं। दवा सांस की दो तरह की होती हैं। एक तो होता है जो इन्फ्लेमेशन को टैकल करता है, इन्फ्लेमेशन का इलाज है। अच्छा। और दूसरा कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सांस के अटैक को कम करती हैं। तो समझने वाली बात है, जब डिजीज़ पहले सन 50 के पहले ये डिजीज़ ऐसी मानी जाती थी कि ये सांस का अटैक पड़ता है इसलिए अस्थमा हो गया, तो उस वक्त दवाएं सिर्फ यही जो सांस को रोकने के लिए दवाएं थी, सांस के जो फायदा जो का वो दवाएं थी। अब दवाएं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ गई, जिसमें खासकर स्टेरॉयड इनहेलर है और लॉन्ग टर्म ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, तो ये सब दवाएं जो उसको लॉन्ग टर्म पे रेगुलर लेने को कहते हैं, और जो सांस की दवाएं हैं उसको हम लोग कहते हैं जब सांस का कभी अटैक मान लिया खुदा ना खास्ता पड़ जाए या सांस बढ़ जाए, उस वक्त उसको आप ले लीजिए। लेकिन अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लोग उल्टा करते हैं, जो दवाई रेगुलर लेनी चाहिए उसको नहीं लेते हैं या उसको छोड़ देते हैं या उसकी डोज कम कर लेते हैं, और जिससे सांस में, जो कि सांस में फ़ायदा होता है, मरीज समझता है हमारे लिए तो फ़ायदेमंद यही दवाई है, तो उसको लोग ज़्यादा रेगुलर सेवन करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाई कम करिए, बंद करिए, और ये लॉन्ग टर्म इलाज है इसका। इसमें इन्हेलर थेरेपी जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जो अस्थमा का रोकथाम करती है, उसको रेगुलर सेवन किया जाए, और जो रेस्क्यू मेडिकेशन है जिससे सांस का अटैक कम होता है, सांस तुरंत फ़ायदा हो जाती है, उसको ज़रूरत पड़ने पर लेनी चाहिए। बेशक, बहुत खूब डॉक्टर साहब। तो ख़ासकर मैं अपने व्यूवर्स, अपने नाजरीन से भी यही कहना चाहूँगा कि मैं बराबर हर एपिसोड में यही बोलता हूँ कि आप डॉक्टर्स की सलाह के साथ चलें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह बेहतर सलाह हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी अस्थमा में और कोई ग्रंथियाँ वगैरह होती हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि अस्थमा में तो भ्रांतियाँ बहुत हैं जी। अस्थमा में एक भ्रांति ये है कि दमा जो है वो दम के संग जाता है। ये मैं इसे भ्रांति नहीं कहूँगा, ये एक तरह से ठीक बात है, क्योंकि दमा का अगर रोगी है और अस्थमा उसको डायग्नोसिस बना दी गई है, बन गई है कायदे से, तो ये मैंने कहा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म चलने। हम तो कहते हैं कभी कभी लाइफ टाइम इलाज चलता है। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जो अब इलाज इतने अच्छे आ गए हैं कि इंसान अपना नॉर्मल ज़िंदगी दवाओं के संग बिता सकता है। बहुत लोग कोशिश करते हैं हम दवाएं छोड़ के देख लें, तो दवाएं मरीज को अपने दिमाग से नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर स्वयं, एक स्थिति ऐसी आती है कि दवाओं को कम किया जा सकता है, और कुछ मरीजों में दवाएं कभी कभी बंद भी करने की स्थिति आ जाती है। लेकिन मेरी सलाह यही है कि मरीज अपने हिसाब से, ये नहीं कि तकलीफ़ कम हो गई तो अपने हिसाब से दवाई कम कर लिया या दवाई छोड़ लिया। डॉक्टर साहब की राय से ही अगर कोई इंसान चलता है। हम लोग 25-30 साल से अस्थमा का इसी विधि से इलाज कर रहे हैं, और हम आपको बड़ी खुशी है कि लोग अपना नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे हैं।
बस थोड़ी छोटी मोटी 1-2 दवाएं उनको शायद मेंटेनेंस डोज के लिए हिसाब से लेना पड़ता है, और वो दवाओं के संग वो अपना रोज, जैसे आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे बहुत से नेताओं को, हमारे बहुत से अभिनेताओं को, हमारे बहुत से खिलाड़ियों को, वर्ल्ड क्लास के खिलाड़ियों को अस्थमा की बीमारी है, लेकिन वो दवाई, उनकी डायग्नोसिस सही होती है, वो दवाओं का सेवन सही करते हैं, रेगुलर दवाई लेते हैं, तो वो अपनी सारी एक्टिविटी रेगुलर तरह से, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आज अस्थमा डायग्नोस सही हो जाए, अस्थमा का इलाज सही लिख दिया जाए, अच्छे डॉक्टर के पास जाने पर ही इलाज सही लिखा जाएगा, और इलाज लिखने से ही सिर्फ इंसान नहीं ठीक हो जाएगा, उसको रेगुलर फॉलोअप, उसके रेगुलरिटी से दवाओं को लिया जाए, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ अस्थमा का रोगी नॉर्मल जिंदगी बिता सकता है। ये एक बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारे देखने वालों को, व्यूअर्स को, कि आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आज 2 मई का दिन है। लकीली कल जो 3 मई है, पहला ट्यूसडे ऑफ द मई का पहला ट्यूसडे, ये पहला दिवस है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाती है, और जीना जो गाइडलाइन जो बनाती है अस्थमा इलाज के लिए, उन लोगों के सौजन्य से ये पूरे संसार में फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई जी, और कल जो है 3 मई है, कल पहला ट्यूसडे है। तो ये आपका जो आज आपने ये सवाल जवाब जो कर रहे हैं, हमारे ख्याल से बहुत अप्रोप्रिएट है, और कल ये वर्ल्ड अस्थमा के दिन होने के कारण और वर्ल्ड अस्थमा डे मनाने का मकसद एक होता है कि अस्थमा के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए, जो भ्रांतियां हैं उसको कम किया जाए, जिससे कि अस्थमा के रोगियों को फ़ायदा हो सके। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। आप जैसे अभी आपने बताया कि दवा का भी एक टाइम होता है, दवा कब तक लेना है, दवा का सेवन हमें कब तक करना है, लेकिन ये हकीकत है कि भाई एक डॉक्टर और एक पेशेंट, इनमें फ़र्क इतना होता है, डॉक्टर इलाज कर रहा होता है और पेशेंट इलाज करवा रहा होता है, और जो कोई चीज़ करवा रहा होता है तो उसके अंदर पेशेंस की कमी होने लगती है। ये एक अमूमन सामने देखी हुई बात है कि कब तक दवा खाएं, वो बात आती है। तो अब हमको ये भी बता दीजिए कि अस्थमा को रोकें कैसे, किस तरीके से इस बीमारी से बचा जाए। देखिए, अस्थमा को रोकथाम का सबसे बेहतर तरीका है कि जैसे ही इस तरह के आपको संकेत लगे, जैसे मैंने कहा खांसी बार बार हो रही है, बार बार सांस फूलने का अटैक पड़ रहा है, ऐसा संकेत होने लगे तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर के अपनी डायग्नोसिस, अपना निदान तुरंत करा लें। और निदान के बाद रोकथाम का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो दवा है उसको डॉक्टर के बताए अनुसार ही रेगुलर तरीके से सेवन किया जाए। अच्छा। तीसरा रोकथाम, अक्सर लोग क्या होता है, तकलीफ कम हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं, समझते हैं अब क्या ज़रूरत है डॉक्टर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अस्थमा रोग इस तरह का है, क्रॉनिक डिजीज़ है, लाइफ टाइम में परसिस्ट करता है, इसीलिए बीच बीच में 2-3 महीनों में अपने डॉक्टर से एक बार संबंध जरूर स्थापित कर लेना चाहिए कि कोई आपको परेशानी, क्योंकि देखिए आप नहीं समझ पाओगे, डॉक्टर जब पास जाता है वो कुछ सवाल करता है, उसके समझ में आने लगता है कि अब आपका रोग बिगड़ने वाला है या आप दवाई नहीं कायदे से ले रहे हैं, तो वो सब बातों का ध्यान देने की बात है। अगर आप रेगुलरिटी से हर चीज़ लें, फिर थोड़ा सा खान पीन में, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स है, सर्दी जुकाम जैसे हो रहा है, सर्दी जुकाम नॉर्मल आदमियों को सर्दी जुकाम में ही हो करके रुक जाता है, लेकिन जो अस्थमा के रोगी होते हैं उनका वो सर्दी जुकाम फेफड़े में चला जाता है और अस्थमा का रोग उन दिनों काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को तुरंत डॉक्टर से संबंध करें और रोकथाम करें, जिससे अस्थमा का प्रिवेंशन किया जा सके। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि आज 2 मई है और कल 3 मई है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ही यानी पहला ट्यूसडे ऑफ मई ये अस्थमा डे रखा जाता है, तो हम चाहेंगे खासकर हमारे व्यूवर्स, हमारे ऑडियंस को एक मैसेज दे दें खासकर अस्थमा के सिलसिले से। देखिए, अस्थमा की, जैसे मैंने बताया कि अस्थमा की बीमारी से लोग बहुत डरते हैं, तो पहला मैसेज तो यही है, अस्थमा की बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें जैसे ही आपको अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, मैं सबको सलाह दूंगा अच्छे हॉस्पिटल या अच्छे डॉक्टर से मिलें, खासकर चेस्ट फिजिशियन से मिलें, जो अस्थमा का
क्लियर कट डायग्नोसिस बना के, क्योंकि अस्थमा की डायग्नोसिस एक बार लेवल हो गई तो आप जानते हैं कि दवाएं बहुत लंबे समय तक चलती है, कभी कभी जीवन पर्यंत भी दवाएं चलती हैं। तो डायग्नोसिस होना बहुत सही है। हमने देख रखा है कि बहुत से लोगों की किसी और तरह से सांस फूलती है और उनको अस्थमा का लेवल लगा दिया जाता है, उसमें मरीजों को बहुत, तो दवा का सेवन करना, डायग्नोसिस ठीक से कराना, दवा का सेवन करना, सर्दी जुकाम ठंडक से बचना और ऐसे खाने के पदार्थों से जिससे डॉक्टर ने बताया हो कि भाई आपको एलर्जी है, ऐसे पदार्थों से भी दूर रहना। जैसे किसी को हो जाए कि भाई मॉस्किटो से एलर्जी है या किसी चीज़ से, इस तरह कोई खाने की चीज़ से एलर्जी है, तो उन चीज़ों का परहेज़ भी करना ज़रूरी हो जाता है। अगर इन सबों चीज़ों का पालन किया जाए तो मैं ये बड़ा कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग अस्थमा के रोगियों को 30-40 साल से इलाज कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अस्थमा का रोगी इन सावधानियों के संग अपना जीवन बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह से बिता सकता है। बेशक डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कीमती बात बताई हमारे नाजरीन को और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मुसलसल जुड़े रहे। और नाजरीन से हम भी यही कहना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर की राय बहुत अहम राय होती है और आप अगर सही डॉक्टर का चुनाव करते हैं तो आप एक बेहतर इलाज करवा सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम की पंच लाइन भी यही रहती है कि टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तभी आप सेहतमंद मुआशरा और समाज बना सकते हैं, और जब सेहतमंद मुआशरा और समाज बनेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम बीमारियों से मुक्त हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त लेना चाहेंगे। इंशाल्लाह मैं हसन आसिफ फिर हाजिर होता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।